जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम रोगों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रोगों की उत्पत्ति के कई सारे कारण होते हैं। कई तरीक़ों से रोग फैलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस और भी कई सारे कारण होते हैं, ठीक है ना। और कुछ रोग ऐसे हैं जो आनुवांशिक रोग होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे। अब रोगों को एक समस्या ये है रोगों में कि इसको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस से होता है या फिर कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में एक प्रकार के रोगों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में, ठीक है। तो इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जो कि याद करने में बहुत ही आसान रहेगी। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, न्यू प्लेग्राउंड में टिड्डी ने कुछ काटा है गॉसिप करते हुए, ठीक है ना। फिर से, न्यू प्लेग्राउंड में टिड्डी ने कुछ काटा है गॉसिप करते हुए। टिड्डी मतलब कि टिड्डी होती है जो कि हरे रंग की होती है, जो घास के मैदानों में पाई जाती है, ठीक है ना। चलो, अब इस शॉर्ट ट्रिक में किन किन शब्दों को लेके हमें रोग याद रखने हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो न्यू में पूरा न्यू शब्द लेंगे, न्यू फॉर हो जाएगा न्यूमोनिया। प्लेग्राउंड में प्लेग लेंगे, केवल प्लेग। प्लेग मतलब रोग होता ही है, प्लेग, है ना। फिर मैं रहेगा साइलेंट। फिर टिड्डी में टी फॉर रहेगा टिटनस और डी फॉर रहेगा डिप्थीरिया, ठीक है ना। फिर ने साइलेंट रहेगा। और कुछ में नॉर्मली छतरी वाला छा बनता है, लेकिन हमें इधर क्षत्रिय वाला छा बनाना है ना। तो कुछ में से कू फॉर हो जाएगा कुष्ठ रोग और छा फॉर हो जाएगा क्षय रोग। क्षय रोग यानी कि टीबी का। फिर है शब्द काटा, तो काटा में का फॉर हो जाएगा काली खांसी, इसको पर्ट्यूसिस या फिर हुफिंग कफ भी कहा जाता है। और टा फॉर हो जाएगा टाइफाइड। फिर काटा के बाद रहेगा है मतलब रहेगा कौन सा, हैजा, ठीक है। फिर गॉसिप करते हुए, तो गॉसिप करते हुए में करते हुए को हम साइलेंट रखेंगे। गॉसिप में गो फॉर रहेगा गोनोरिया और सिफ फॉर रहेगा सिफिलिस। तो ये जो आखिरी के दो रोग हैं, गोनोरिया और सिफिलिस, ये दोनों के दोनों रोग जनन अंगों से संबंधित रोग हैं, ठीक है ना। चलो, तो अब एक एक करके हम सभी रोगों के बारे में डिटेल पढ़ते चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूमोनिया के बारे में, ठीक है। तो जो निमोनिया रोग है, सबसे पहले तो इसका कारक क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है ना। ये दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो इस रोग को फैलाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको निमोनिया के बारे में एक बात ये याद रखनी है कि यह रोग जीवाणु और विषाणु यानी कि बैक्टीरिया और वायरस दोनों से हो सकता है। यह रोग मुख्यतः बच्चों और बुजुर्गों में ही होता है और इससे जो प्रभावित अंग है वो है फेफड़ा। इसमें एक फेफड़ा या फिर दोनों फेफड़े प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। अब इस रोग में एक या दोनों फेफड़ों में पानी अथवा मवाद भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में और खांसने में क्या समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अब फेफड़े में पानी और मवाद पड़ जाने के कारण सूजन भी आ जाती है, ठीक है। फेफड़े में सूजन आ जाती है। अब इसका निदान यानी ये उपचार पढ़ेंगे हम इसके लिए, है ना, वो बाय मिस्टेक निदान हो गया उसमें। तो उपचार क्या रहेगा, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना, इसके उपचार में यूज़ होती है। और दो टाइप की थेरेपी होती है, एक है कौन सी, रेस्पिरेटरी थेरेपी और दूसरी है कौन सी, ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है ना। ये न्यूमोनिया के बारे में हो गया। चलो, अब दूसरा रोग रहेगा हमारा कौन सा, प्लेग। तो प्लेग को फैलाने वाले जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है पॉस्चुरेला पेस्टिस। पॉस्चुरेला पेस्टिस, ठीक है ना। प्लेग जो है, इस प्लेग को हम लोग, इसका एक और नाम चलता है काली मौत। प्लेग को काली मौत, ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह एक छुआछूत वाली बीमारी होती है। अब इसका जो कारक है, कारक चूहों एवं गिलहरियों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से यह रोग फैलता है, ठीक है। ये पिस्सू मुख्यतः चूहों और गिलहरियों पर ही पाए जाते हैं। इन पिस्सुओं में जेनोप्सिला केओपिस सबसे खतरनाक पिस्सू माना जाता है, ठीक है। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन बन चुका है। जेनोप्सिला केओपिस सबसे खतरनाक पिस्सू, कई सारे पिस्सुओं से फैलता है जो इन गिलहरी और चूहों पे पाए जाते हैं, जिनमें से ये सबसे खतरनाक पिस्सू कहलाता है, ठीक है ना। चलो, अब इसके लक्षण देखते हैं। तो लक्षण में क्या रहेगा, रोगी को बहुत तेज बुखार आ जाता है और शरीर पर गिल्टियाँ यानी कि स्पॉट बन जाते हैं।
ठीक है। गिल्टियाँ यानी कि आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि थोड़े से उभरे हुए स्पॉट इसमें बन जाते हैं। अब इसका फिर से वही निदान लिख दिया गया है ना, उपचार बोलेंगे इसको। तो उपचार में क्या रहेगा, सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये दिया जाता है। ठीक है। और दूसरे कारण ऐसे हैं कि जिनको हम नेचुरली अपने घर पे कर सकते हैं, जैसे कि चूहों को निवास स्थान से दूर रखना, चूहों के लिए जिंक फॉस्फेट का प्रयोग करना, है ना। वो चूहा मार जो दवाई आती है उसमें जिंक फॉस्फेट का यूज़ होता है। और खाने को ऐसे सुरक्षित रखना जिससे कि कई बार हम लोग क्या घर में खुला खाना छोड़ देते हैं ना, तो उससे जो है चूहे उस खाने पर से गुजरते रहते हैं। जैसे मान लो रोटियां हैं, किसी थाली में रखी हुई हैं रोटियां, है ना, तो चूहा अगर उसको खाता भी नहीं है ना तो उसके ऊपर से भी गुजर जाएगा ना, तो वो हो सकता है कि वो पिस्सू वहाँ पे छूट जाए। ठीक है ना। तो ये एक टाइप से दिक्कत हो जाती है। तो इसमें खाने को भी हमेशा ढक के रखना चाहिए। ठीक है ना। चलो अब हमारा जो तीसरा रोग रहेगा ये रहेगा कौन सा, टिटनेस। ठीक है। प्लेग के बाद हम बात करेंगे टिटनेस की। तो इस रोग के जो कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कि धनुष स्तंभ या धनुष टंकार भी इसको कहते हैं। ठीक है। अब ये जो टिटनेस है, इससे शरीर के किसी भाग में चोट लगने पर जब घाव बन जाता है तब यह जीवाणु, यानी जो टिटनेस का जीवाणु है वह धूल, गोबर आदि से घाव के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे हमारे घाव पर धूल वगैरह चिपक जाती है ना, तो इससे वह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। इस रोग में मृत्यु की भी काफ़ी संभावना रहती है अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो। ठीक है। अब इसको जो फैलाने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है क्या, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ये बैक्टीरिया इस टिटनेस रोग को फैलाता है। लक्षण क्या है इसके, शरीर का अकड़ना, शरीर में बहुत ज़ोर से अकड़न पैदा होती है। चेहरे, गर्दन तथा जबड़ों की मांसपेशियों में लकवा लग जाता है। ठीक है। और श्वसन पेशियां जो हैं वो संकुचित हो जाती हैं मतलब कि क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाती हैं। चलो हम बात करेंगे टिटनेस रोग के उपचार की। ठीक है ना। तो उपचार इसका कैसे हो सकता है, घाव को स्वच्छ रखना एवं धूल से बचाना। ठीक है। घाव की सफाई करते रहना और उस पर धूल मिट्टी आदि जमा ना हो, उससे उसको बचाना। ठीक है। चोट लगने पर ATS का टीका लगवाना इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है भाई, DPT का टीका तो होता ही है, एक ATS का टीका भी होता है। ठीक है। और बच्चों को DPT का टीका लगवाना, ये इसके 2 टीके होते हैं। ठीक है। तो ATS फॉर क्या हो गया, एंटी टॉक्सॉइड सीरम का एक टीका लगता है। ठीक है ना। और DPT आप लोगों को नेचुरल पता ही होगा ना, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ठीक है। चलो तो ये टिटनेस के बारे में जानकारी हो गई। अब हम बात करेंगे डिप्थीरिया। ठीक है ना। तो डिप्थीरिया का जो कारक है वो कौन सा, कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ये बैक्टीरिया है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई बैक्टीरिया। ठीक है ना। तो यह रोग मुख्यतः खाने पीने की वस्तुओं द्वारा 3 से 5 वर्ष के बच्चों में अधिक होता है, यानी प्रबल संभावना है जब बच्चों की उम्र, शिशुओं की उम्र 3 से 5 वर्ष होती है तब यह रोग ज़्यादा फैलता है। तो जीवाणु जो हैं वो गले में एक सफ़ेद झिल्ली बना लेते हैं जिससे कि श्वास नलिका को अवरुद्ध किया जाता है। ठीक है। इसमें श्वास नलिका अवरुद्ध होती है, यानी एक टाइप से हम लोग बोलते हैं चोक हो जाती है। ठीक है। जिससे कि एयर के ट्रांसफॉर्मेशन में, एयर का इधर से उधर जाने में थोड़ा समस्या पैदा होती है। ठीक है। लक्षण क्या है इसके, तेज बुखार का आना, सांस लेने में परेशानी, हृदय तथा मस्तिष्क का क्षतिग्रस्त होना। ठीक है। यानी कि हृदय और मस्तिष्क की जो तंत्रिका हैं वो इसमें डैमेज हो जाती हैं। ठीक है ना। अब इसका उपचार क्या रहेगा, रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है, कोई भी बच्चा है ना, तो उसको एक सेपरेट कमरे में रखना चाहिए जिससे कि इस रोग का और फैलाव ना हो पाए। बच्चों को DPT का टीका लगाया जाना ना, D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस और T फॉर टिटनेस। ठीक है। तो ये इनका टीका लगाया जाता है। और इसका जो तीसरा उपचार रहेगा वो रहेगा क्या, एंटी सीरम का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है ना, एंटी सीरम का इंजेक्शन। तो ये इससे बचाव के कुछ उपाय हैं। ठीक है ना, उपचार हो जाएगा इनसे। चलो फिर हम बात करते हैं इसके बाद अगला जो हमारा रोग रहेगा वो रहेगा कौन सा, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, इसी को हम कोढ़ बोलते हैं या लेप्रेसी। ठीक है ना, ये इसके कुछ नाम हैं। चलो तो इसका कारक क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। जो बैक्टीरिया उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है। तो जो यह रोग है वह वायु
अथवा जल के द्वारा नहीं फैलता है और ना ही यह एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, यानी कि यह वायु या जल के द्वारा नहीं फैलता है। नॉर्मली जो रोग हवा, कुछ बैक्टीरिया हवा के माध्यम से पहुंच जाते हैं ना शरीर में, ठीक है, और ना ही एक आनुवांशिक रोग है। तो यह रोग किसी व्यक्ति के माने मुख्य रूप से इसके फैलने का कारण है क्या, यह रोग किसी रोगी व्यक्ति से घनिष्ठ संबंध यानी घनिष्ठ संपर्क में रहने के कारण ही फैलता है। ठीक है, यानी कि ये वैसे नॉर्मली संक्रमण सीधा सीधा इससे नहीं होता है, जैसे वायु, हवा, खाना, इन सब चीज़ों से हो जाए, है ना। चलो भाई, इसके लक्षण क्या रहेंगे, तो इसके लक्षण में हम शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं। चकत्ते माने कि स्पॉट आ जाते हैं। कोहनी, घुटना, एड़ी, कलाई के आसपास की तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। कभी कभी ये तंत्रिकाएं नष्ट भी हो जाती है ना, कोहनी, घुटना, एड़ी और कलाई के आसपास की। फिर शरीर के प्रभावित स्थान पर संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। संवेदनशीलता का मतलब इस पे हमें कोई भी एक्टिविटी होती रहे, हमें कुछ इस पे ध्यान नहीं रहता। जैसे कि कोई हमें अगर हल्का सा नाखून से खरोंचे तो हमें उस पर एहसास होता है ना। तो इसमें क्या है, वो एहसास होना हमें बंद हो जाता है, इसमें संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। चलो, इसका उपचार क्या रहेगा, तो रोगी को एंटीसेप्टिक स्नान करना चाहिए। एंटीसेप्टिक स्नान का मतलब है उसमें कुछ लिक्विड डाल के, जो एंटीसेप्टिक लिक्विड आते हैं उनको डाल के उसको स्नान करना चाहिए। बहुआयामी चिकित्सा पद्धति MDT, इसको शॉर्ट में MDT बोलते हैं। MDT का मतलब क्या होता है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए, और जिसमें कि मुख्य रूप से 3 दवाएं शामिल होती हैं। कौन सी, डिप्सॉन, क्लोफाजिमिन और डेफिमिसिन। ठीक है ना, ये 3 दवाएं इसमें शामिल होती हैं। और संक्रमण से बचाव के लिए रोगी को एकांत कमरे में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके उपचार रहते हैं। ठीक है, चलो, कुष्ठ रोग के बाद हम बात करेंगे क्षय रोग की। ठीक है, क्षय रोग जिसको हम लोग आम भाषा में TB बोलते हैं, TB फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब इसके फैलने का कारण क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसको फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम। अन्य नाम क्या है इसके, जैसे कि हम लोग TB जानते हैं, एक नाम है इसका यक्ष्मा या फिर काक रोग। ठीक है, ये इसके कुछ अन्य नाम हैं। अब इसमें जब TB का जीवाणु लिम्फेटिक ग्रंथियों में प्रवेश करता है तो यह आंत, मस्तिष्क तथा अस्थियों को प्रभावित करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ डैमेज करेगा, आंत को, मस्तिष्क को और अस्थियों को प्रभावित कर देता है। ठीक है, जिससे कि जो TB है उसके कुछ प्रकार बन जाते हैं। इंटेस्टाइन TB, इंटेस्टाइन यानी कि आंत वाली TB, ब्रेन वाली TB और बोन यानी कि अस्थि। ठीक है, ये इस TB की कुछ वैरायटीज़ होती हैं। अब इसका जो संक्रमण है वो कैसे होता है, यह रोग थूकने से या चूमने से प्रसारित होता है। ठीक है ना। अब इसके लक्षण देखें आप, हल्का बुखार एवं खांसी के साथ बलगम आना। ठीक है, कभी कभी क्या बलगम के साथ खून भी आ जाता है, भूखना लगना। ठीक है, थकान और कमजोरी का अनुभव होना, ये कुछ इसके लक्षण हैं। और इसका जो उपचार रहेगा, तो बच्चों को BCG का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है ना, और डॉट्स प्रणाली के तहत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक स्पेशल डॉट्स प्रणाली है जो TB के रोग के इलाज के लिए ही अपनाई गई है। तो ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन बनता है, डॉट्स प्रणाली किस रोग के इलाज से संबंधित है, तो आपको आंसर देना किससे, TB यानी कि क्षय रोग के इलाज से संबंधित है। ठीक है, चलो भाई, अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा बीमारी रहेगी वो है कौन सी, काली खांसी, होपिंग कफ। इस काली खांसी को हम लोग पर्ट्यूसिस नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। चलो, इसका कारक क्या है, कारक है वॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस, ये बैक्टीरिया है। ठीक है ना, सॉरी। संक्रमण कैसे हो, इसका संक्रमण होता है इसका हवा द्वारा। ठीक है, यह रोग मुख्यतः छोटे बच्चों को होता है। काली खांसी का रोग है जो, वो मुख्यतः छोटे बच्चों को ही होता है। इसका उपचार कैसे किया जाएगा, तो इसका उपचार होता है DPT का टीका। ठीक है ना, DPT में जो P है, P कहलाता है पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी ही होती है। ठीक है, तो यह टीका बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, चलो, अब अगला रोग है वो रहेगा हमारा क्या, टाइफाइड। तो टाइफाइड को फैलाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, सॉल्मोनेला टाइफोसा, सॉल्मोनेला टाइफोसा। ठीक है, इसके और कुछ अन्य नाम चलते हैं जिसको हम लोग आम भाषा में मोतीझरा बोलते हैं। ठीक है ना, तो मोतीझरा, म्यादी बुखार और आंत का बुखार भी इसके कुछ नाम प्रचलित हैं।
ठीक है। चलो, संक्रमण इसका कैसे हो रहा है? पानी की गंदगी से फैलता है। ठीक है। बरसात में ये रोग बहुत ही ज़्यादा फैलता है, जैसे कि दिल्ली में इसके कई सारे मामले सामने आते हैं टाइफाइड रोग की। यानी कि जब किसी विशेष जगह पे पानी भरा रहता है तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब इसके जो लक्षण हैं, लक्षण में क्या रहेगा? बहुत तेज बुखार आता है, सिर दर्द का बना रहना, शरीर पर लाल दानों का निकलना, लाल लाल दाने शरीर पर निकल आते हैं, और ज़्यादा लंबे समय में आंत में अल्सर की समस्या भी हो जाती है। अल्सर मतलब कि घाव बन जाते हैं, किसमें? आंतों में। ठीक है। और आंतों में अगर एक बार घाव बन जाए तो उनका निदान बहुत ही असंभव सा रहता है, क्योंकि आंतों में हमेशा हमारा भोजन बना रहता है, जो आंतों में नमी बनाए रखता है, जिस कारण के वो जो घाव है वो लगातार पनपता रहता है ना। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या बन जाती है। चलो, इसका इलाज कैसे होगा? तो इसके इलाज के लिए TAB का टीका लगवाया जाता है। ठीक है। और एक एंटीबायोटिक भी इसके इलाज के लिए, जिसका नाम है क्या? क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है। क्लोरोमाइसिटिन ये एक एंटीबायोटिक इसके इलाज में यूज़ होती है। चलो, फिर रहेगा हमारा क्या? हैजा। ठीक है। तो जो हैजा है, हैजा का बैक्टीरिया, हैजा को फैलाने वाला वो है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी ये हैजा को फैलाने वाला बैक्टीरिया है। ठीक है ना। इसका संक्रमण कैसे होता है? खाद्य पदार्थों एवं मक्खियों द्वारा इसका संक्रमण होता है, यानी कि ये फैलता है। लक्षण क्या रहेंगे इसमें? इसमें उल्टी, दस्त होते हैं, हाथ पैर में ऐंठन आती है यानी कि अकड़न, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो इसमें आप लोग नॉर्मली हैजा से जब प्रभावित होते हैं तो वो ग्लूकोज की बोतल, डॉक्टर सबसे पहले वो तो चढ़ाता ही है ग्लूकोज की बोतल, क्योंकि आपके बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ठीक है। चलो, इसका उपचार कैसे होगा? तो एक नॉर्मल सा उपचार क्या है इसका? हैजा का टीका होता है वो लगवाना चाहिए। ठंडी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो हमारी तासीर के लिए ठंडी हों। नॉर्मली वैसी ठंडी नहीं, क्या मतलब आप सोचोगे फ्रीजर से निकाल के, है ना, जो हमारी तासीर के लिए ठंडी हो वो वाली। और उबले हुए पानी का सेवन करना चाहिए। ठीक है। तो ये हैजा का हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, अब हमारे 2 रोग और बचे हैं जो मुख्यतः जनन अंगों से संबंधित रोग हैं। ठीक है। तो एक है क्या? गोनोरिया, और एक है सिफिलिस। ठीक है। तो गोनोरिया रोग जो है इसका कारक कौन सा बैक्टीरिया है? नीसेरिया गोनोरिया। ठीक है। नीसेरिया गोनोरिया ये इस रोग को फैलाने वाला बैक्टीरिया है। इसका संक्रमण होता कैसे है? असुरक्षित यौन संबंध से। ठीक है। असुरक्षित यौन संबंध, क्योंकि कई लोगों के यौन संबंध एक से अधिक व्यक्तियों के साथ भी होते हैं, है ना, तो उसको पॉलीगैमी कहते हैं। तो ये इस स्थिति में यह रोग फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। चलो, इसका उपचार कैसे होगा? इसके उपचार के लिए टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन नामक औषधि उपयोग में लाई जाती है। और दूसरा उपचार इसका क्या है? सबसे अच्छा उपचार सुरक्षित यौन संबंध बनाना, यानी कि मोनोगैमी। ठीक है। मोनोगैमी मतलब एक ही जोड़ा, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड और वाइफ। ठीक है ना। अन्य नाम में क्या रहेगा? इसके जो गोनोरिया के अन्य नाम है क्या? क्लैप और ड्रिप के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है ना। चलो, अब रहेगा हमारा लास्ट रोग जो है वो है सिफिलिस। ठीक है। यह भी यौन अंगों से संबंधित है। इसका कारक क्या है? ट्रेपोनेमा पैलेडियम। ट्रेपोनेमा पैलेडियम बैक्टीरिया इसके फैलने का कारण है। संक्रमण फिर से वही सेम कंडीशन, असुरक्षित यौन संबंध और पॉलीगैमी यौन संबंध। पॉलीगैमी मैंने जैसे कभी आपको बताया, कई लोगों के एक से अधिक लोगों के साथ भी यौन संबंध बनाते हैं, जिससे यह रोग फैल सकता है। ठीक है ना। उपचार क्या है? इसके उपचार में पेनिसिलिन औषधि का प्रयोग होता है। और मोनोगैमी यौन संबंध, मोनोगैमी यौन संबंध मतलब कि हस्बैंड वाइफ का जोड़ा, यानी कि एक जोड़ा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। ठीक है। इसको मैंने आप लोगों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक बता दी है, और बाकी रोग के बारे में डिटेल हो गई। ठीक है ना। चलो, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम वायरस से होने वाले रोगों के बारे में बनाएंगे। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।